वज्र गुणनखंड विधि अभ्यास में है जी। चलो भी देख प्रश्नावली 3D है और उसमें 3.5 है ना। रैखिक समीकरण युग्मों को का नोट किसका नहीं नोट हल करने की वज्र गुणनखंड विधि रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की वज्र गुणनखंड विधि। तुम जुड़ जाओ उसी में, नहीं तो किनारे खड़ी होकर लड़ाई का आनंद दो। दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा बंदर का होता, कैसे तुम्हारा घाटा हो रहा है। अब ध्यान दो, चैप्टर के प्रारंभ में भी हमने पढ़ाया था कि अगर रैखिक समीकरण युग्म मानना होता है तो क्या क्या मानते हैं। पहला वाला क्या मानते हैं, दूसरा क्या मानते हैं, इस पर काफी ज्यादा सवाल हम लोग लगाए भी थे, तो इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें वज्र गुणनखंड विधि में पहला नंबर लिखेंगे। पहला नंबर, इस विधि में सर्वप्रथम इस विधि में सर्वप्रथम हो गया, पहले समीकरण को व्यापक रूप में लिखकर जैसे इसमें व्यापक रूप में लिखते हैं। पहले समीकरण को व्यापक रूप में लिखते हैं, फिर उसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पांच कर लेना तुम, कथा कहीं का रैखिक समीकरण है तो एक x रहता है, एक y रहता है, एक अचर पद रहता है, तीन ही रहता है ना, चार ठो कहां पाओगे। क्या लिखे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कराकर a1, b1 तथा c1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। a1, b1 तथा c1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। a1, b1 तथा c1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। हो गया, ज्ञात कर लेते हैं, नीचे लाइन छोड़ के लिखना। अब दूसरे समीकरण को व्यापक रूप में लिखते हैं।
और उसकी तुलना हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कराकर a2, b2 तथा c2 ये वाला लिखना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कराकर a2, b2 तथा c2 का मान ज्ञात कर देते हैं, हो गया ना। तो इस तरह से हमने a1, b1, c1 तथा a2, b2, c2 का मान ज्ञात कर लिया, हो गया ना। अब वज्र गुणनखंड विधि निम्न प्रकार लगाते हैं। अब वज्र गुणनखंड विधि निम्न प्रकार लगाते हैं। इसमें बगरियों की संख्या कम हो जाएगी। अरे बगरियों की संख्या मतलब तुम ही लोग थे, नहीं है सभी लोग थे। चलो देखो बहुत कम हो जाए। चलो देखो वज्र गुणनखंड विधि निम्न प्रकार लगाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले x का गुणांक y का गुणांक और क्या अचर पद, हो गया ना। नीचे लिखना समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब ध्यान से देखो, हमने इसको लिखा इतना x का गुणांक y का गुणांक अचर पद, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2। तुमने इतना काम कर लिया तो तुमको सूत्र नहीं रखना पड़ेगा, समझ गए। देखो समीकरण 1 क्या लिखोगे? इसका समीकरण 1 का x का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, अचर पद क्या है। x का गुणांक क्या है? a1 और ये b1 और ये c1। वो तो सवाल से देखने के बाद तुमको पता चल जाएगा ना। मतलब तुलना करा के a1, b1, c1 का ही तो मान निकाले हैं। और उसके बाद इसमें क्या है? a2, b2 और c2, हो गया ना। ये चीज हो गया। तो हमारी वज्र गुणनखंड विधि है क्या, ये देख लो। अतः यहां से काली पेन से लिखना, विधिवत लिखना, पेन पेन कर लेना। वज्र गुणनखंड विधि से देखो x बट्टे लिखना, क्योंकि एक तो x है एक तो y है, फिर अचर पद है ना। तो अचर पद की शुरुआत 1 से होती है। कहां से होती है? 1 से। तो याद रखते रहो, 1 लिख भी देते हैं कोष्ठक में तो भी कोई गलती नहीं है। तो x लिखना, y लिखना, फिर क्या लिखना? 1 लिखना। 3 चीजें लिखोगे, मतलब x लिख के बटे बराबर y लिख के बटे बराबर z लिख के बटे 1 लिख के बटे z, हो गया ना। अब क्या करना है? दोनों के नीचे ऐसे खड़ी पाई बना लो, दो बना लिए ना। अब क्या करना? ये जो बनाया तुमने इसको देखो, पहला लाइन लिखो a1 a2, दूसरा लाइन लिखो b1 b2, हो गया ना। फिर इसमें पहले से शुरू किए थे ना, इसमें कहां शुरू करो? दूसरे से। दूसरा मतलब एक चीज समझो, जो पहला तुमने भरा ना यहाँ पे खत्म हो गया ना। ये कहां पर खत्म होगा? b1 b2 पर ना। फिर यहाँ b1 b2 से शुरू कर लो,
आगे क्या लिखोगे? तो अगला वाला किससे शुरू करोगे? मतलब पहला जहां खत्म दूसरा वहीं शुरू, ठीक है ना? फिर उसके आगे वाला। तो अब देखो C1 C2 लिखे, इसके आगे कोई है नहीं है, तो कहां चले आएंगे हम? इसके साथ चले आएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमने चक्र में देखा था ये वाले में एक है, उसके बाद दो है, फिर क्या है? तो पहले पहला दूसरा लिए थे, फिर दूसरा तीसरा लिए थे, फिर तीसरे साथ पहला ले लिए थे ना। मतलब हमारा चक्र घूम के फिर यहीं चला आएगा, पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, फिर तीसरे के साथ पहला। तो C1 C2 हुआ, इसके साथ क्या ले लोगे? वैसे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ C1 C2 लिखे तो उसके साथ तो B1 B2 लोगे नहीं, क्योंकि लिया जा चुका है B1 B2 इसके साथ लिया जा चुका है ना। तो बचा कौन? ए ही तो बचा था, क्योंकि देखो एक बार ए के साथ बी लिए, बी के साथ सी लिए, तो सी के साथ कौन लेंगे? ए लेंगे, हो जाएगा। इतना तुमने भर दिया, सबका मान तो तुम्हें पहले से ही पता चल चुका है समीकरण से तुलना कराने के बाद। समीकरण जब तुमने तुलना कराई है तो सभी मान पहले से ही पता है ना, तभी इसमें भर दोगे। वैसे तो यहाँ मान ही रखोगे ना तुम, तो फटाफट बनाते जाना, पहला जहां खत्म दूसरा वहीं से शुरू। इसमें लिख लेना कि ये पहला सारणिक जिस स्तंभ पर खत्म होगा या समाप्त होगा, दूसरा वहीं से शुरू होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। हो गया ना? अब घर तो बना लिए, क्या घर ही बना के उत्तर आएगा? अब इसको हल करना है। हल कैसे करते हैं? हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुणा, ठीक है? तिरछा गुणा किसका किसमें होगा? इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, होगा ना? अब सोचो कैसे होगा, ये तुमने लिख लिया है? बहुत ठीक है, कहां तक लिखे? सही काम से समझ रहे हो। हाँ, तो अब इसको उतारो। वज्र गुणनखंड भी तीन प्रकार लगाते हैं, इसको लिख लेना और उसके बाद फटाफट सारणी बनाना। कैसे बनाओगे? शुरुआत पहले से करोगे ना, दो दो तो लिखना है। तो पहला वाला तुम्हारा खत्म होगा इस लाइन पे ना, दूसरा इसी लाइन से शुरू करके आगे बढ़ जाओगे। तो दूसरा यहाँ पे खत्म होगा, तो तीसरा यहीं से शुरू करके आगे बढ़ जाओगे ना। अरे हाँ, उल्टा क्यों रहा है? रुके रहो। उल्टा बता रहे हैं हम। देखो हम इसको मान ही उल्टा कर देते हैं। कैसे लिखना? तुम एक से शुरू करना, एक एक्स और वाई, हो गया? देखो इसको उतारो, फिर इसको उतार लो। पहले इसको उतार लो, फिर इसको उतार लो, एकदम आसानी से हो जाएगा। यहाँ शुरू करोगे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला, और लाइन से शुरू करना। पहले एक लिखना, फिर एक्स लिखना, फिर क्या लिखना? वाई लिखना। यही वाला समझ लो, उसके बाद नीचे भरना तो जान ही जाओगे। एक बार समझ लियो तो बार बार जब करोगे तो अपने आप समझ जाओगे। यही लिखने पे ध्यान देना है तुम्हें। ये कैसे लिखते हैं, ये लिखना जान गए तो बाकी ऊपर वाला तो आराम से बना लोगे, क्योंकि ऊपर वाले में बस रटे रहो। पहले एक लिखना है, फिर एक्स लिखना है, फिर क्या लिखना है? वाई, उसके नीचे पहला दूसरा, फिर दूसरे के नीचे दूसरा तीसरा, फिर तीसरे के नीचे तीसरा और पहला। पहले के नीचे है तो पहले शुरू करेंगे, दूसरे के नीचे दूसरे शुरू करेंगे, तीसरे के नीचे तो तीसरे शुरू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा काम कर जाएगा, हो जाएगा ना? जहां पे हो उसी लाइन से शुरू करो, उसके आगे वाला लिखना है। पहले इसको लिखना, फिर उसको लिखना, ये वाला। फिर नीचे बता रहा है क्या करना है। देखो 3 लाइन हमारे पास इसमें है, 2 ही एक बार में लेना है हमें। तो जिसके नीचे का लिख रहे हो वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक के नीचे तुम लिखना चाहते हो ना, तो एक के नीचे वाली लाइन यहाँ क्या है, वो इसमें नहीं होनी चाहिए।
सीधा कॉन्सेप्ट यही है। अगर तुम एक के नीचे लिख रहे हो, एक के नीचे वाली लाइन C1 C2 नहीं होनी चाहिए। x के नीचे लिख रहे हो तो x के नीचे वाली लाइन A1 A2 नहीं होनी चाहिए। y के नीचे लिख रहे हो, y के नीचे वाली लाइन B1 B2 उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। ये भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और पहला जहां समाप्त हुआ दूसरा वहीं से शुरू होगा। अगर ऐसे पढ़ते हो तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला ज्यादा रखने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। हो जाएगा ना। पहले क्या लिखना, पहले लिखोगे तुम एक, लिखोगे ना, फिर लिखोगे x, फिर लिखोगे y और गिनती पढ़े रहो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला। हो जाएगा ना। याद रखते रहो, फटाफट भरते चले जाओगे। नहीं तो अगला ये वाला भी कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हो कि जिसके नीचे लिखना है उसका नीचे वाला स्तंभ नहीं होना चाहिए। पहले एक के नीचे लिखना है ना, एक के नीचे वाला नहीं होना चाहिए, C1 C2 नहीं होना चाहिए। बचा क्या, A1 A2 B1 B2। हो गया ना। तो पहला B1 B2 पे समाप्त हुआ तो दूसरा B1 B2 से शुरू होना चाहिए, होना चाहिए। जब x के नीचे लिखोगे तो x के नीचे वाला नहीं होगा तो उसके नीचे क्या होगा, B1 B2 और C1 C2। फिर जब y के नीचे लिखोगे तो y के नीचे वाला B1 B2 नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से तो हमको दिख रहा है पहले A1 A2 फिर बाद में C1 C2 ना। लेकिन हमने क्या देखा, जहां पे खत्म हुआ वहीं से तो शुरू होना चाहिए। तो C1 C2 लिखेंगे तो उसके बाद कौन आएगा, A1 A2। कई सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे तुम तैयार कर सकते हो उस हिसाब से रट के तैयार कर लो इसको। हो जाएगा। इसको लिख लिए तो ये रटना नहीं है तुम्हें, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला, एक x और y। हो जाएगा। तो ये हमारा क्रम है। अब इसको हल कैसे करना है, अब इसको हल कैसे करना है ये देखो। ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले जो ये वाला है इसका गुणा पहले कराते हैं, इसका गुणा पहले कराते हैं। हो गया ना। तो थोड़ा नीचे लिखते चलो, देखो 1/, किसका गुणा पहले कराओगे जी, A1 का गुणा B2 में। हो जाएगा ना। फिर इसका गुणा बाद में कराते हैं। हो गया ना। बाद में कराते हैं तथा सामने ऋण चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह लगाते हैं जी, ऋण चिन्ह लगाते हैं। हो गया। तो सीधा सा नियम समझ लो, या गुणनफल का चिन्ह बदल देते हैं ये भी कह सकते हो, या गुणनफल का चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ये याद रखना। मतलब जो गुणा बाद में कराओगे उसके सामने ऋण चिन्ह लगा दो, या कहो तो उसके गुणनफल का चिन्ह बदल देते हैं। कहने का मतलब जैसे अगर ये 3 और 2 है तो 3 दूनी क्या आएगा, 6 आएगा, प्लस में आएगा ना, तो हम उसके सामने माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो -6 हो जाएगा। तो मतलब उसका चिन्ह बदल गया कि नहीं बदल गया, +6 आया था -6 हो गया। गुणनफल का चिन्ह बदल देते हैं, ये भी काम कर गया। चाहे उसके सामने कौन सा चिन्ह लगा देते हैं, ऋण चिन्ह लगा देते हैं। दोनों काम कर गया, दोनों में जो समझ लो। उसके बाद देखो, अगर मान लो ये 3 है और ये -2 है तो 3 गुणे -2 -6 आएगा ना, -6 का चिन्ह बदलोगे तो क्या हो जाएगा, वो +6 हो जाएगा। तो +6 लिखेंगे उसको, या कहे तो -6 के सामने माइनस लगा देंगे। मतलब -6 आया, या तो चिन्ह बदल के डायरेक्ट इसका +6 लिख दो, या तो -6 के सामने कौन सा चिन्ह लगा दो, ऋण चिन्ह लगा दो, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहने वाला, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो इसका गुणा बाद में करोगे, कौन सा गुणा, A2 का गुणा B1 में, लेकिन इसके सामने कौन सा चिन्ह लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो। हो जाएगा। कैसे, ये वाला गुणा पहले लिख दो, फिर माइनस चिन्ह लगा दो, ये वाले का गुणा बाद में लिख दो। हो जाएगा। बराबर x की बट्टे तक क्या होगा, पहले B1 का गुणा किसमें जी, C2 में, इसका गुणा करना, फिर माइनस लगा लो, किसका गुणा किसमें, फिर B2 का गुणा C1 में, बराबर y के बट्टे C1 का गुणा A2 में, पहले ये वाला ना, फिर माइनस लगाओ, B2 का गुणा A1 में। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम देखें तो ये पहला पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष हो गया और ये तीसरा पक्ष हो गया। कॉन्सेप्ट समझ गए होगी, इससे एक सवाल बता चुके हैं।
क्या करते हैं, एक बार पहले बराबर दूसरा, एक बार दूसरे बराबर तीसरा, लेकिन दूसरे बराबर तीसरा लेने के बाद बड़ा हो जाएगा, पहले के ही बराबर तीसरा ले लेना, हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो दूसरे बराबर तीसरा लोगे तो x y एक के साथ आ जाएगा, फिर उसमें x का मान रखना पड़ेगा। अगर पहले बराबर दूसरा लिए तो x का मान तो मिल जाएगा हमें, ठीक है। दूसरे बराबर तीसरा रखे तो x y दोनों आ जाएगा, फिर उसमें x का मान रखेंगे तब y मिलेगा। गलत नहीं, वो भी सही है, लेकिन अगर तुम पहले बराबर तीसरा कर ले तो डायरेक्ट y का मान मिल जाएगा। तो जो तुम्हारी मर्जी वो कर सकते हो, हो जाएगा ना। तो नोट करो पहले इतना, फिर नीचे देख लेते हैं। ये लिखना इसको ऐसे, इसका गुणा पहले कराते हैं, फिर नीचे लिखना इसका गुणा बाद में कराते हैं, तथा सामने कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ऋण चिन्ह लगाते हैं, या कहें तो गुणनफल का चिन्ह बदल देते हैं, हो जाएगा। क्या पहले इसको छाप लिएगा तो, अरे उसके नीचे लिखना जगह नहीं, उसको कहीं नोट करके लिख लेना, अलग लिख लो कहीं। अब देखो, अब इतना हो गया तो अब इसके नीचे आ जाओगे। अब उसके नीचे क्या करोगे, अब आधे में बांट दो कॉपी, इधर लिख लो पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष, हो गया ना। फिर इधर लिख लो पहला पक्ष बराबर कौन सा पद, तीसरा पक्ष। तो पहला पक्ष इधर है 1/a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1। इससे कौन सा मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, हो गया। और इसमें 1/a1 b2 तो ये रहेगा ही, माइनस b1 c2 माइनस a2 b1 बराबर ये y बट्टे रहेगा ना c1 a2 माइनस c2 a1। इससे y का मान निकाल लेते हैं, हो गया ना। हाँ, आ जाएगा उत्तर, लेकिन रटना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा ना सूत्र, समझ गए। अगर नहीं सूत्र याद करना तो पूरा कॉन्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, वैसे पूरा कॉन्सेप्ट ही करना सही होता है, नहीं तो उसको लगेगा कोई लगा रहा था नकल मान छाप दिया आगे दिए थे, समझ गए। सवाल को जितना विस्तार से लगाओगे उतना ही फायदे में रहोगे। सवाल में जो जो चीजें प्रयोग करते हो उनको अगर लिखते हो तो पूरा नंबर मिलता है। अगर सवाल में प्रयोग की गई चीजों को छोड़ देते हो तुम्हारा नंबर कट जाता है, आधा नंबर या 1 नंबर। यहीं से टॉपर्स के नंबर में 2-3 नंबर का फर्क आ जाता है। कुछ लोग होते हैं थोड़ा जल्दी में क्या करते हैं, सूत्र जैसे सूत्र उसमें प्रयोग किए ना कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, तो उसको लिखना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको। कोई सूत्र प्रयोग किए उसमें, जैसे अब इसमें हम प्रयोग करेंगे, अभी मान लो कोई और सूत्र प्रयोग कर लिए, छोड़ दिए उसको, तो क्या होगा, उसमें हमारा आधा नंबर 1 नंबर कट जाएगा। जो पूरा लिखा है विधिवत उसको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहीं से नंबर का फर्क पड़ जाता है। इसमें जैसे 2 गुणा है, हाँ नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो। 60 किए तो नंबर कटेगा। 60 करने का मतलब जानते हो कि अंदर क्या समझता है कि तुम नकल मार रहे थे, नकल मारने के चक्कर में जल्दी जल्दी तुमको करना था तो 1-2 लाइन छोड़ के लिख दिए हो, समझ गए। ऐसे ही हम लोग जब इंटर का पेपर दे रहे थे तो फिजिक्स का सेकंड पेपर था, उसमें बेचारे का कहा हमारा नकल करवाने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन क्या करें हमारे को कोई टीचर ही नहीं है साइंस साइड का, तो आर्ट साइंस का स्कूल था। आज हमारा नकल करवाने का मन था लेकिन साइंस साइड का कोई टीचर ही नहीं है। अब एक लड़का मोमेंटम से तैयारी करता था, आईआईटी कोचिंग तैयारी कराती थी, गोरखपुर में थी, तो उसको 1 घंटा पहले पेपर दे दिया गया था, तुम हल करो, तुम्हारे वाले से सबको बताया जाएगा। पेपर इतना कठिन था, बेचारे को आ ही नहीं रहा। वो
3 नंबर 5 नंबर का खाली पेपर कर पाया था, वही 5-7 नंबर की पर्ची लेके घूम रहा था। तो एक सवाल था 3 नंबर में आया, उसको 2 लाइन बता चला गया, मतलब एक लाइन सूत्र, एक लाइन में मान रखा, तीसरे लाइन में उसका उत्तर आ गया। अब सूत्र हमको भी नहीं आता, तो बाकी लोग क्या किए, जल्दी जल्दी छाप लिए सब लोग। हम अपने बगल वाले से कहे तुम खाली सूत्र लिख लो, बाकी काम हम लोग कर लेंगे। तो वो सूत्र लिख लिया, बाकी हम लोग पूरा सवाल अपने लगा लिए। हम लोग लगाए इसको 1.5 पेज में, बाकी लोग लगाए 3 लाइन में। बताओ नंबर किसको मिलेगा? जो हम 1.5 पेज में लगाए हमको नंबर मिलेगा, 3 लाइन में लगाए तुमको पता है कि मतलब कहीं से नकल मारे हैं, प्रश्न लिखे, मान रखे, उत्तर आ गया। समझ गए? हम लोग पूरा विस्तार से इसको हल करके लगाए। सूत्र तो हम भी नकल मारे थे, लेकिन हम अपने पूरे तरीके से उसको लगाए, क्योंकि हमको सूत्र में कंफ्यूजन था। तो सूत्र हम क्या खाली लिख लो, बाकी का काम तो हम लोग अपने कर लेंगे। लेकिन सब लोग जल्दी जल्दी में क्या किए, 3 ही लाइन में उसका आंसर ले आए। हो गया, उनको नंबर नहीं मिलेगा उसमें। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको सीधे सीधे पता चल जाएगा सब लोग 3 ही लाइन में उत्तर लाए, इसका मतलब सब लोग नकल करके लिखे हुए हैं। हम 1.5 पेज में लगाए तो पता चल जाएगा कि हम नकल नहीं किए, अपने मन से लगाए, अलग से लगाए। तो इस तरह से होता है, जितना तुम विस्तार करते हो ना, फायदे में उतना ज्यादा रहते हो। टॉपर्स के नंबर में इसीलिए 1-2 नंबर का फर्क आता है। तुमको 1-2 नंबर कम कर दिया जाएगा, उनको 1-2 नंबर अधिक कर दिया जाएगा। तो इसमें ये कभी भी अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि वो तुमसे ज्यादा तेज है पढ़ने में। अगर तुम 1-2% का फर्क आता है तुम लोग के नंबर में, तो ये मत समझ लेना कि तुम तेज हो, तुम कमजोर हो। क्यों? क्योंकि 1-2 नंबर का फर्क टीचर की अभिव्यक्ति से भी आ सकता है। कहने का मतलब, हम कॉपी अगर चेक कर रहे हैं, दोनों लोग की कॉपी हम चेक कर रहे हैं। अब हमको उसकी कॉपी थोड़ा सा अच्छा लगा, लिखे दोनों लोग सही हो। हमको लगा कि ये कुछ अच्छा लिखा है तो उसको ज्यादा नंबर दे दिए, इसलिए लगा तो कुछ नहीं, ठीक नहीं लिखे हो। उत्तर दोनों लोग का सही था, तुम दूसरे तरीके से लिखे थे, तुम दूसरे तरीके से लिखे थे। टीचर ने जैसा पढ़ाया था वो उस कॉन्सेप्ट के तरीके का लिख दिया था, तो टीचर को अच्छा लगेगा। और जब ये थोड़ा अलग तरीके से लिखेगा तो इसको लगेगा नहीं थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए 1 आध नंबर कम दे देगा तुमको। तो ऐसा किसमें होता है? हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, सोशल साइंस में होता है, इन सब चैप्टर, इन सब में, विज्ञान में होता है। ऐसा होता है क्योंकि जो बड़ा वाला उत्तर लिखने को आता है उसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो ही जाता है, उसी डिफरेंस के कारण 1-2 नंबर का अंतर आ जाता है। तो यहाँ से 1-2 नंबर का अंतर समझ रहे हो? 2-2 नंबर का अंतर अगर सभी विषय में आ गया, 6×12 नंबर, अर्थात 2% का अंतर हो गया। तो इसीलिए अंतर दिख जाता है। तो कभी उससे अनुपात नहीं लगा लेना चाहिए कि तुम पढ़ने में कमजोर हो, तुम पढ़ने में तेज। हाँ, अगर 10%, 20% का अंतर है तब पता लगता है कि वो पढ़ने में ज्यादा है, क्योंकि 20 नंबर तो कोई अपनी ऑब्जेक्ट पे काट नहीं सकता है। कटता केवल 2 या 3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करता। चलो बाकी चीजें देखेंगे कल। अब इसमें अब सवाल लगा के आना, एग्जाम्पल इसका कल बताएंगे। जितना तरीका है इतना ही लंबा सवाल है, समझ गए? तो सवाल लगा के ले आना, कम से कम 1-1 सवाल सब लोग लगा के ले आओ, कल चेक करेंगे।